ओ बुड्ढे, पैसे निकाल। हाँ मैडम जी, 1 मिनट अभी देता हूँ। अरे पापा, मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। ऐसे कोई भी दुकान पे आएगा पैसे दे दोगी क्या? ना पूछा ना कुछ। मैं बात कर रही हूँ। कौन हो आप तीनों? और इस तरह मेरी दुकान पर आकर मेरे पापा से इस तरह पैसे कैसे मांग सकते हो? अरे भाई, मैं जानती हूँ कि हमारी दुकान है, पर हर महीने मेरे पापा एमसीडी में पैसे भर के आते हैं। दफ्तर में खुद जाती हूँ उनके साथ, लेकिन वहाँ से इस तरह लोग तो नहीं आते पैसे मांगने। आप लोग हैं कौन? ओ बेटा, जब 4 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। और आपके पापा को बहुत अच्छे से पता है कि किस बात के पैसे मांग रहे हैं और किस बात के नहीं। ये जो आप दुकान लगा के बैठे हो ना, जिससे आपकी कॉलेज की फीस जाती है, हमारी वजह से लगी हुई है। तो अपना हक मांगना है और कुछ नहीं। पर ये तो लूट है ना। आप इस तरह आकर हमसे पैसे नहीं मांग सकते। आप होगे सरकारी अफसर, लेकिन इस तरह तो कोई सरकार भी नहीं बोलती है पैसे वसूलने के लिए। ये तो गुंडागर्दी है ना। आप लोगों को हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, रोज मेहनत करते हैं तो खाते हैं। आप उसमें भी हमसे मेहनत की गई कमाई इस तरह लूट के ले जाओगे तो फिर ऐसे ठीक थोड़ी ना है। ओ, बच्ची है ना, बच्ची बन के रह, बहस करने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा हमेशा पैसे देते हैं और आज भी पैसे देंगे। जब उनको दिक्कत नहीं है तो तू क्यों आ रही है बीच में? फालतू का टाइम नहीं हमारे पास, और भी लोग हैं, उनसे पैसे लेने होते हैं। अरे अंकल, आप पैसे दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? अरे तो चुप कर, तुझे याद नहीं है? इन लोगों ने तो हमारी दुकान लगवाई थी, मेरे को देने दे पैसे। 1 मिनट अंकल जी, आपकी बेटी ठीक तो कह रही है? क्या जरूरत है आपको इन लोगों को पैसे देने की? और ये लोग पैसे मांग क्यों रहे हैं? ये लोग क्या एमसीडी से हैं कोई? हाँ, जो उन्होंने मुंह खोल के पैसे मांगे और आप देने लगे? हाँ भाई, किस हक से पैसे मांग रहे हो आप लोग? एमसीडी से आए हो क्या? हाँ, एमसीडी से ही है हम लोग, और हमारा हक बनता है इनसे पैसे मांगने का। ज्यादा बीच में बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा और इस बुढ़े का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी आ जाता है ज्ञान देने। अरे देखो ना कौन है, पैसे लो और चलो। अच्छा, तो एमसीडी से हैं आप लोग? तो अंकल जी, जितना मुझे याद है आपने अपने इस प्रेस की दुकान को लाइसेंस करवा रखा है ना एमसीडी में, है ना? हाँ हाँ, ये इस दुकान का लाइसेंस बना हुआ है हमारा। हाँ, तो बस फिर जब आपकी दुकान लाइसेंस्ड है तो फिर आपको एमसीडी को पैसे देने क्यों है दोबारा? हर महीने चालान भरते तो आप। और आप लोग काय बात की एमसीडी में काम करते हो? आपके पास इतना भी रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सी दुकान रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं? उस दुकान पे जाके चालान लीजिए ना, जो एमसीडी में रजिस्टर्ड नहीं है। जिनका लाइसेंस बना हुआ है, जो हर महीने चालान भर रहे हैं, उनसे दोबारा पैसे मांगना क्या मतलब है? ए, तू है कौन? है कौन तू? तो बीच में जो इतना बोल रहा है, तेरी दुकान है ये? नहीं जी, मेरी दुकान तो नहीं है, लेकिन ये अंकल जी मेरे दुकानदार भाई लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि हमारी भी इसी सड़क पे दुकान है ना पीछे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकानदारों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो मुझे भी आवाज उठानी चाहिए। तो मैं आवाज उठाऊंगा। आप लोग अगर गलत तरीके से पैसा मांगेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा और बीच में बोलूंगा, और अंकल जी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को पैसा देने की। अरे ऐसे कैसे पैसा मांग लेंगे ये लोग जब एमसीडी को पैसा भरा जा रहा है? तो कल को तो भाई ये मेरी दुकान पर भी आ जाएंगे तो मुझे भी आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। और मैं तो उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी दुकान भी एमसीडी से लाइसेंस्ड है। बेटा, अभी तक तो नहीं आए थे, लेकिन अब जरूर आ जाएंगे। मैडम, मेरे को सारा मैटर समझ में आ रहा है। यो पता क्यों हीरो बन रहा है? या बुड्ढे की बेटी पसंद है इसको, और कुछ नहीं है। हीरो बन रहा है इसके आगे, ताकि बात बना के बाद में रिश्ता कर लूं, है ना? हाँ, दुकान खुद की और हमसे अट है। इसको शायद पता नहीं है कि 2 मिनट लगेंगे इसकी दुकान हटवाने में, जो यहाँ पे खड़ा होके बहस कर रहा है और हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर चाहता है ना कि तेरी दुकान तक हम लोग ना पहुंचे और तेरी दुकान ना उखड़वाए, तो चुपचाप ना खड़ा रहे या चला जाए यहाँ से। चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर हिम्मत है ना तो आ जाना मेरी दुकान पर चलान हटने के लिए। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, पक्की दुकान है एकदम, आसानी से तोड़ भी नहीं पाओगे, और लाइसेंस अलग बनवा रखा है, और जान पहचान मेरी भी है। तो एक बार आना तुम मेरी दुकान पे, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक? ओए बुड्ढे, हिमायती बिठा रखे तूने आज। तेरे तक कितनी बार कही है पैसे में चिक चिक मत ना किए कर, हैं? तेरे को याद है ना कितनी मेहनत करी हम लोगों ने तेरे लाइसेंस बनवाने के चक्कर में? इतने लोगों को मैडम पैसे खिलाया, सब चीज करी, आज बुला लिया अपना दबा दिया यहाँ पे इसने। वैसे नहीं मानेगा, मैं क्रेन बुलाऊं, आज के बाद अपनी बेटी की फीस नहीं भर पाएगा, तू रुक जा। अरे नहीं साहब, फोन मत कीजिए, मैं दे रहा हूँ पैसे, आपको दे रहा हूँ। अंकल जी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जोन सी मर्जी क्रेन बुला दो इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुलाओ भाई, तुम क्रेन वगैरह जो बुलानी है बुलाओ। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये कौन लोग हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, क्यों डर रहे हैं? आपको पता नहीं है अंकल जी, ये लोग आपको पागल बनाते हैं आपकी भोली सूरत देखकर। अब अंकल जी, आप ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आपको चीजों के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये लोग आप जैसे भोले भाले दुकानदारों को ढूंढते हैं और उन्हें पागल बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग डर जाएंगे। अरे आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है, एजुकेटेड है, वो आपको समझा रही है, बात को समझिए ना। और मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं भी कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं क्यों चाहूंगा आपकी दुकान बंद हो जाए, है ना?
तो अंकल जी मेरी बात मानिए, डरिए मत, ठीक है? मैं देख लूंगा भाई साहब, क्रेन वगैरह जो बुलाने बुलाइए, मैं भी देखता हूँ कैसे इनसे पैसे लूटता है। फोन लग गया है, आ रही है क्रेन, रुक जा। अरे नहीं साहब, वो फोन मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको, पैसे देता हूँ। अरे बेटा आप चुप कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए। आपको नहीं पता, आप यहाँ से चले जाएंगे ना, थोड़ी देर के बाद ये क्रेन लेकर आ जाएंगे और ये हमारा ठिया गिर देंगे। और जब हमारा ठिया गिर जाएगा, हमारे पास काम नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? अपने घर का गुजारा कहाँ से करेंगे? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे को पैसे देने दो। अरे पापा रहने दो ना, जरूरत नहीं है पैसे देने चुप की। कर, पागल है क्या तू? तू भी बच्ची है, तुझे नहीं मालूम? ये लोगों को पैसे नहीं दिए ना, तो ये हमारा ठिया गिरवा देंगे। और अगर ठिया गिर गया ना, तो तू बता घर कहाँ से चलाएंगे हम? खर्चा कहाँ से करेंगे? मुझे पैसे देने दे। कोई बात नहीं, दे रहा हूँ मैडम जी, दे रहा हूँ। लो साहब जी, ये लीजिए। अरे अब भी 500 ही दे रहा है, 1500 रह गए हैं। 500 तीनों के बनते हैं। और हाँ, आज के बाद इस दुकान पे ना इतना दिमाग खराब ना करना पड़े हमें। आए तो तुरंत पैसे मिल जाने चाहिए, ये इमारती बिठाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तेरे को पता है किस टाइम आते हैं और किस दिन आते हैं। ये अपनी बेटी को भी ना अपने घर में ही रखियो, ज्यादा जबान चलने लग गई है, पढ़े लिखे हैं नहीं बिल्कुल। छोटी सी दुकान इसकी चल रही है, वो भी हट जाएगी। चलो मैडम, इसकी दुकान का भी एड्रेस लो। ले लो एड्रेस, और एक बात याद रखना, मेरी दुकान पे जब पहुंचोगे ना, 1 रुपए का सिक्का भी वसूल के दिखा देना मेरे से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आना मेरी दुकान पे। कर मत बन हीरो, दे देगा अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। चलो मैडम। अंकल जी आप खामखा डर रहे थे, आप ही की भलाई के लिए बोल रहा था, पैसे देने की जरूरत नहीं थी। इतनी गाड़ी कमाई आपने, 500 रुपए यूं ही उनको दे दिए। पूरे दिन भर में आप कमाते हैं इस पैसों को, और आपने ऐसे ही दे दिया उनके मांगने पे। गलत चीज है नहीं है? अरे बेटा क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, प्रेस करके अपना गुजारा करते हैं। और अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये कभी भी क्रेन बुलाएंगे और हमारा यहाँ से दुकान हटवा देंगे। अगर हमारी दुकान हट गई तो तुम्हें पता कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो उनको। आप इनको समझाइए ना, अगर इस तरह से ये सरकारी लोगों से डरते रहेंगे तो उस तरह आपकी दुकान ही नहीं चल पाएगी। क्या तो आप कमाओगे, क्या तो आप खाओगे। इनको बोलिए डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना सीखिए ऐसे लोगों से। वही तो मैं पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे पापा है कि हर किसी से डर जाते हैं। पापा को लगता है कि बस जेब से पैसे निकालो और सामने वाले का मुंह बंद कर दो। पापा बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पूरे दिन धूप में रहकर, गर्मी में रहकर आप प्रेस करते रहते हो। कितने कपड़े प्रेस किए होंगे आपने, तब जाके 500 रुपए बने होंगे और आपने झट से निकाल के उनको दे दिए। ऐसे इतना नहीं डरा करते। चलो कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बस एक चीज क्लियर कर दो, ये सब जो हो रहा है तुम इसके अगेंस्ट हो ना? हाँ, मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कल को तुम्हें आवाज उठाने का मौका मिले, उठाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल उठाऊंगी, मैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जाके लड़ाई भी लड़ूंगी। बस ठीक है, मुझे इतना ही जानना था। कोई बात नहीं अंकल जी, हो सकता है कि आज के बाद आपको कभी कोई परेशान करने ना आए। ठीक है साहब। सर बुलाया आपने हमको? हाँ जी बुलाया था, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज सर? अरे चेतना मैडम, प्रमोशन लेटर है हमारा। हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, इसलिए प्रमोट कर रहे हैं सर हमको। सर आर यू सीरियस? प्रमोशन? कब से हम दोनों वेट कर रहे थे कि प्रमोशन हो, इतने टाइम से हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। सर ये तो हम डिजर्व करते थे, और बहुत अच्छा सरप्राइज दिया सर आपने। अब आपकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी और सर की आपको। प्रमोशन लेटर नहीं है, आप लोगों का टर्मिनेशन लेटर है। आपको एमसीडी के इस दफ्तर से निकाला जा रहा है। मिनट सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? सर मजाक कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा घबरा जाए और फिर खोल के देखेंगे तो और ज्यादा खुश होंगे। खोल के देखो, प्रमोशन लेटर ही है। देखो अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हो कि एक एमसीडी ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठ के सुबह सुबह मजाक तो नहीं करेगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और सीरियस नोट पर ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीडी के दफ्तर से टर्मिनेट किया जा रहा है, और आज के बाद आप किसी भी सरकारी महकमे में काम नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों की सजा है, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होगी। सर लेकिन क्यों सर? सर मेरा मतलब है सर, हम दोनों तो इतनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं सर, हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, आप टर्मिनेट कर रहे हैं सर। समझ ही नहीं, मजाक मत कीजिए सर प्लीज। ईमानदारी? ईमानदारी से काम करते हैं आप लोग? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप लोग काम करते तो आसपास के छोटे मोटे ठेले वालों को, दुकान वालों को फालतू में पैसा लूटकर परेशान नहीं करते। क्या हो गया? ये बात सुनकर आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ राज खोल दिया क्या मैंने? हाँ
लगता है आप लोग बिल्कुल ही स्तब्ध हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। दरअसल मैं बताता हूँ, वो जो प्रेस वाले पे आप 2 दिन पहले लूट मचा रहे थे ना पैसों की, आपको याद होगा, तो वहां पर एक आदमी आपसे बहस कर रहा था, वो मैं ही था। पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हाँ, मास्क इसलिए तो पहना था मैंने ताकि आप लोग मुझे ना पहचान पाओ और आपकी सच्चाई मैं आम आदमी बनकर देख पाऊं और समझ पाऊं कि किस तरह से हमारे एमसीडी कर्मचारी गरीब लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए ये सब देखने के बाद मैंने फैसला किया है अपनी अथॉरिटीज में बात करके कि आप जैसे ऑफिशियल्स को जल्द से जल्द सरकारी महकमे से निकाला जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से सरकार बदनाम होती है, लोग परेशान होते हैं और शहर का सिस्टम बिगड़ता है। तो इसलिए अभी के अभी आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। गेट आउट। सर वो गलती हो गई सर। सर वो नई नई जॉब लगी थी सर, नया नया पैसा देखा, थोड़े से लालच में आ गए। आप तो उम्र जानते हैं ना सर, इस उम्र में इंसान सर भटक जाता है सर, वही हो गया सर, माफ कर दीजिए मैम। सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। अब उसकी तो नई नई जॉब है सर, और इतनी मुश्किल से सरकारी जॉब मिलती है। गलती होगी सर, हम दोनों बहक गए थे इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज सर एक लास्ट वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद हम नहीं करेंगे। गलती ना आपके माँ बाप से हुई है, आप लोगों को ये झूठी उम्मीद देकर कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, वो सरकारी नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप दोनों एक बात जान लीजिए, ये नया जमाना है, नई सरकार है और ये नई सदी है। यहाँ पर सरकारी नौकरी को भी उतने ही ध्यान से निभाना पड़ता है जितने ध्यान से एक प्राइवेट नौकरी करी जाती है। क्योंकि जैसे प्राइवेट नौकरी में खतरा होता है ना कि आपने एक गलती करी तो बॉस आपको बाहर कर सकता है, भले ही आप 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना लेकर बैठे हो। ऐसे ही अब सरकारी नौकरी में भी रूल्स आने लगे हैं कि अगर सरकारी एम्प्लॉय किसी भी तरह की गलती करेगा, घूसखोरी करेगा, बेईमानी करेगा और अगर वो पकड़ा जाए तो सरकार पूरा अधिकार रखती है उसको बर्खास्त करने का और उसको आगे से किसी भी सरकारी महकमे में काम ना करने दे, ये फरमान जारी करने का। तो इसलिए आप दोनों ये सजा भुगतेंगे और अब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में तो काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जाइए यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करिए, आप लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए ना, मैं बोल तो रही हूँ आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप दोनों मेरी बात प्यार से नहीं समझेंगे तो मैं एक कॉल मिलाकर ना यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी बैठा दूंगा, फिर आप और आपके जैसे कई ऑफिशियल्स पकड़े जाएंगे और फिर आप न्यूज़ में भी आएंगे और उसके बाद तो आप सरकारी क्या किसी प्राइवेट जॉब के भी लायक नहीं रहेंगे। तो बेहतर है कि चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाइए। आपके घरों के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए इस बात को मैं ऊपर तक नहीं लेकर गया हूँ और अपने तक ही रखा है। तो प्लीज़ लीव माई ऑफिस और अगली बार कोई भी नौकरी करें तो ईमानदारी से करें और ये बात अपने सहन में डाल लें कि सरकार जनता की सेवा के लिए बनी है, जनता को लूटने के लिए नहीं। गॉट इट? गॉट इट सर।
भैया भैया एक मिनट रुकिए। भैया भैया सुनिए भैया, ये क्या किया आपने? आपने अपनी थाली उसको दे दी, लेकिन आपने अपने लिए थाली तो ली नहीं। हाँ दीदी, वो बेचारी गरीब लड़की बहुत भूखी लग रही थी, बड़ी आस से मुझसे कुछ मांग रही थी। अब मेरे पास पैसे वैसे तो थे नहीं देने के लिए, तो मैंने सोचा कि भूख लग रही है उसको तो थाली दे देता हूँ अपनी, उसका पेट भर जाएगा। तो बस दे दी थाली। और रही बात दूसरी थाली लेने की, तो दीदी मेरे पास पिछले 2 महीने से काम नहीं है। जेब में आखिरी 50-60 रुपए पड़े थे, उससे मैंने वो थाली ले ली थी आपसे। अब फिर जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो फिर मैं क्या ही खाता, तो बस इसलिए वापस आ गया। पैसे नहीं थे दीदी। अरे तो क्या हुआ, पैसे नहीं है? मैं आपको दूसरी थाली लाके दे देती हूँ ना, आप खा लीजिए, आपको भूख लगी है वैसे ही। नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं क्या आपसे उधारी में खाना लूंगा? और फिर मैंने आपको बताया कि मेरे पास काम नहीं है। अब पता नहीं मैं आपकी थाली के पैसे कब दे पाऊंगा, कब नहीं, कब मेरी नौकरी लगेगी या दिहाड़ी जो भी मुझे मिलेगा, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता दीदी। कोई बात नहीं, आपने मुझसे पूछ लिया ना, मुझे यही सुनकर बहुत अच्छा लगा। कम से कम एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में तो सोचता है ना। भैया जरूरी थोड़ी ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना नहीं खाओगे। एक बात बताइए, भंडारे में भी तो लोग खाना खाने आते हैं ना, वहाँ पे भी तो लोग पैसे नहीं देते। आप ये सोचिए, मेरा मन भी है आपको खाना खिलाने का, इसलिए मैं आपको खाना खिला रही हूँ। और आप एक बात बताइए, एक बहन अपने भाई को खाना तो खिला ही सकते हैं ना, ये सोच के आप खा लीजिए कि एक बहन अपने भाई को खाना खिला रही है। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं उधारी में खाना खाऊंगा क्या आपसे? कोई बात नहीं, अगर एक दिन भूखा रह लूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। वैसे भी भूखे रहने की आदत है मुझे। अक्सर ऐसा होता है कि कभी खाना मिल जाता है, कभी देर सवेर मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। तो अगर आज भी नहीं मिला तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर दीदी उधारी में तो आपसे खाना नहीं ले पाऊंगा, मैं उधारी में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सीखना आपने मुझे दिया अभी कुछ टाइम पहले। आपके पास पैसे नहीं थे, फिर भी आपने उस लड़की को खाना खिलाया ना। वैसे ये सोचिए, मैं भी आपको खाना खिला रही हूँ। मेरी रेडी पे बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर खाने के लिए, तो मेरी ठीक ठाक कमाई हो जाती है, तो मैं आपको ना खाना खिला ही सकती हूँ। आप ये समझिए, एक बहन अपने भाई को खिला रही है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे खाना खिलाने की बात रखी। आपकी नीयत बहुत अच्छी है दीदी, बहुत बरकत होगी आपकी रेडी पर। पर दीदी सच में मुझसे ना ये उधारी में खाना लिया नहीं जाएगा, प्लीज। आप कोई बात नहीं, आप जाइए, आप किसी और गरीब को खिला दीजिएगा। मेरे पास जब पैसे होंगे ना, मैं तब आपसे आके थाली लेकर खा लूंगा आराम से। हैं भैया आप ना बहुत जिद्दी हैं। आप अगर मुझे बहन मानते ना, आप हिलेंगे नहीं। मैं अभी खाना लेके आती हूँ। दीदी दीदी वो प्लेट देना। ये लीजिए। माने नहीं ना आप दीदी, ले ही आई थाली। दीदी शर्म आ रही है बहुत इस तरह से बिना पैसों के खाना खाते हुए। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने वो कहावत सुनी है, दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम। आप ये सोचिए, वो जो आपकी थाली थी उस पर उस गरीब लड़की का नाम लिखा था और इस थाली में आपका नाम लिखा हुआ है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये थाली इस तरह से फ्री में खाते हुए ना मुझे बहुत शर्म आएगी दीदी। शर्माइए मत, खा लीजिए। और ये सोचिए, भगवान ने मुझे भेजा आपको खिलाने के लिए। ठीक है दीदी, अब जब आपने भगवान का नाम ले दिया है तो भगवान का प्रसाद समझ कर ना, फिर तो उसको मैं खा ही लूंगा। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। खा लीजिए, और किसी चीज की भी जरूरत पड़े आप मुझे बोल देना। सुनिए, नाम क्या है आपका? जी सुरेश। रहते कहाँ हैं आप? जी यहाँ का तो नहीं हूँ, समस्तीपुर से आया हूँ जी। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं? 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई थी। पर आप इतना सब क्यों पूछ रहे हैं भैया? गाड़ी चलानी आती है? हाँ भैया जी, चला तो लेता हूँ गाड़ी। ये तो काफी बढ़िया हो गया। देखिए मेरे पास एक ड्राइवर की नौकरी है, पूरे 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। करना चाहोगे आप? 20,000 रुपये महीना? भैया लेकिन आप तो मुझे जानते ही नहीं, पहली बार मिल रहे हो। तो गाड़ी चलाने का काम है, ड्राइवर लगना है किसी के यहाँ? किसी के यहाँ नहीं, मेरे ही यहाँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरी टूर एंड ट्रेवल की एक कंपनी है। हमारी काफी सारी गाड़ियां चलती है, लोगों को इधर से उधर लेकर आना जाना और बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काम करना चाहोगे आप? भैया करना तो चाहूंगा, क्योंकि काम और पैसे दोनों की जरूरत है। पर भैया जी वो आप बोले ना कि ड्राइवर का काम करना है, तो
लाइसेंस नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी कंपनी मैनेज कर लेगी, बनवा देगी आपका लाइसेंस। आधार कार्ड होगा आपके पास? हाँ, आधार तो होगा। बहुत बढ़िया हो गया। आधार कार्ड चाहिए होगा और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एक दो डॉक्यूमेंट और लगेंगे, वो आप हमें दे देना, हमारी कंपनी आपका लाइसेंस बनवा देगी। बस हाँ, आपको टेस्ट के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, इतना तो कर लेंगे आप? भैया जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अचानक से मेरे पास आकर मेरे बारे में पूछ रहे हो, मुझे काम भी दे रहे हो। मैंने आपको दिक्कत बताई कि मेरा लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, तो आपने कहा लाइसेंस भी बनवा दोगे। भैया इतना सब आप मेरे लिए कैसे कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कहावत है ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मैं देख रहा था आपको काफ़ी देर से ना, आप खाना खाने बैठे तो वो गरीब लड़की आपके पास आई कुछ मांगने के लिए। आपके पास पैसे नहीं थे, तो जो खाना आप खाने वाले थे आपने वही खाना उस बेचारी लड़की को दे दिया और फिर वहाँ से उठकर चलने लग गए। फिर जब वो खाने वाली दीदी ने आपको खाना ऑफर करा तो आपने साफ मना कर दिया कि मैं बिना पैसे के खाना नहीं लूँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बाद में दे जाना, तब भी आपने यही कहा कि मैं उधारी नहीं करूँगा, बाद में पैसे जब होंगे तब आकर खा लूँगा, लेकिन अभी नहीं। और मुझे ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से उस लड़की की मदद करी, अपना निवाला, अपने हक की रोटी आपने उस लड़की को दे दी। मतलब आज की डेट में इतना अच्छा काम कोई नहीं करता। मतलब शायद किसी और से वो लड़की आकर मांगती, उसको डांट कर भगा दिया जाता, या कोई और होता तो गाली दे सकता, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। और फिर बाद में आपके साथ भी वही हुआ, आपने अच्छा करा और आपके साथ भी अच्छा ही हुआ। उन दीदी ने आकर आपको खाना दिया। बस वही है ना, किस दुनिया में ना अच्छा करते जाओ तो घूम फिर के अच्छा आपके साथ भी होता ही है। तो मुझे आपकी यही ईमानदारी अच्छी लगी। क्या है ना, हमारी जो टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है ना, इसमें हमें ईमानदार लोग चाहिए होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सके। अक्सर क्या होता है ना, ड्राइवर लोग जो होते हैं वो कस्टमर से मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, या उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते और दारू पीकर चलाते हैं। तो क्या होता है ना, इससे हम लोगों का काफी नुकसान होता है। और हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी कंपनी के काम को अपना काम समझकर करे। और मुझे लगता है आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जैसी हम ढूंढना चाह रहे हैं। आप ईमानदार भी है, आप अच्छे इंसान भी है, यही हमें चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप हमारे काम को अपना काम समझकर करेंगे और नशे और बाकी सब चीज़ों से दूर रहेंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। वैसे भैया आप कोई नशा तो नहीं करते? नहीं भैया, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। चलिए, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। जी भैया, लेकिन भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं जो अच्छाई को उस तरह से भी देखते हैं, वरना हर कोई इंसान में कमियां ही देखता है। अब देखिए, आप दूसरे इंसान हैं जो मेरी अच्छाई के लिए मुझे इस तरह से इनाम दे रहे हैं, नौकरी देकर ही सही। उन रेडी वाली दीदी ने थाली दे दी, उन्होंने भी मेरी अच्छाई देखी। तो भैया आप जैसे लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि दुनिया में ना, जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक अच्छाई मरेगी नहीं। क्योंकि अगर इंसान को ये पता लगेगा कि उसकी अच्छाई को भी देखने वाला कोई है, तो वो और ज्यादा प्रोत्साहित होगा अच्छाई करने के लिए। जैसे मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने नेक दिली से एक छोटा सा काम किया, किसी को खाना खिला दिया, और उसके बदले न सिर्फ मुझे खाना मिला बल्कि मुझे काम भी मिल रहा है। तो भैया मैं तो आज बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया हूँ आप जैसे लोगों से मिलके, जो दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं और दूसरे की अच्छाइयों को इस तरह से देखते हैं। अगर आप सच में मुझे ये मौका देना चाहते हैं ना, तो मैं वादा करता हूँ भैया, ये नौकरी बहुत अच्छे से करूंगा, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा और आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, आप कल सुबह आ जाना, सारी बात बैठकर कर लेंगे। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी ले आना। और गर्मी काफी है ना, तो कैब करके आना, और पैसों की चिंता मत करना, कंपनी भर देगी पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं चलता हूँ, आराम से बैठकर खाना खाइए। हे भगवान, अगर एक नेक काम करने से उसका ऐसा फल मिल सकता है, तो फिर तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम अपनी पूरी जिंदगी नेक कर्म करते जाएं, तो आपकी कृपा कैसे बरसती रहेगी हम पर। जय श्री राम। लड़के ताड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या वो बेवकूफ समझती है मुझे? मुझे समझ में नहीं आता।
सामने जो लड़का खड़ा है उसे देख रही थी ना तू? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वो कार देख रही थी जहाँ वो खड़ा है। अच्छा, गाड़ी देख रही थी? घर में गाड़ियों की कमी है हमारे? गाड़ियाँ नहीं देखी तूने? बेवकूफ समझती है मुझको? सामने खड़े उस लड़के को घूरे जा रही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपने बीच मार्केट में सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी बात तो सुन लेते। अच्छा, सबके सामने तुझे चांटा मार दिया तो तुझे बुरा लग रहा है, और सबके सामने जो तू उस लड़के को ताड़ रही है, तुझे कितना बुरा लग रहा होगा? सोचा है कभी तूने? लेकिन मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं सच कह रही हूँ। मैं बस उसकी कार देख। मत बोल। अबे गलती करी है मैंने तुझसे शादी करके। तेरे मम्मी पापा पीछे नहीं पड़े होते ना, डैड ने कसम नहीं दी होती तो तुझसे कभी शादी नहीं करता। तो डैड ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया, ऐसी गवार औरत से शादी करा दी है, लोगों को ताड़ती फिरती रहती है। तो मेरे सामने लड़कों को ताड़ रही है, मेरे पीठ पीछे तो बहुत कुछ करती होगी। दरअसल पता है क्या है, गलती मेरी है। मैंने एक गरीब लड़की से शादी कर ली ये सोच के कि बेचारी है, थोड़े स्टैंडर्ड वाले परिवार में आएगी तो समझ जाएगी, लेकिन नहीं, रहना तो तुझे सड़क छापी है। उसी गटर से उठ के आई है ना, तो उस गटर में ही मुंह मारेगी। रोड वाले लोग ही पसंद आते हैं ना तुझे? हाँ, तो कोई पसंद आता नहीं है। अबे शादी मुझसे करी है तो दूसरे लोगों को ताड़ती रहती है, शर्म तो आती नहीं होगी तुझे? अभी भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी है, दिल करता है खिंचा के एक और चाटा मारो तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम घर चलते हैं ना, घर चल के बात करेंगे। घर तो मैं जाऊंगा और घर जाके फैसला करूंगा तेरा। ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचेगी। चल, एक सेकंड, तू मेरे साथ नहीं आएगी, मेरे गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं। तेरे ना चर्बी चढ़ गई है। ये बैग है ला, और ये फोन, ये भी मैंने दिलवाया ना तुझे। फोन इधर ला, तेरी औकात नहीं मेरी गाड़ी में आने की। जब पैदल आएगी ना सड़क पे धूप पे सड़ते हुए, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। पर मैं घर कैसे आऊंगी? मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप मुझे फोन तो देकर जाओ। ये फोन तेरा नहीं है, मेरा दिलाया हुआ है, और इस फोन पे तेरा कोई हक नहीं है। और वैसे भी जब पैदल आएगी तो कैसे भी आई हो। और ये सारी चीजें ना तुझे उस लड़की को ताड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। और शौक है ना लड़कों को ताड़ने का, अब हाथ ताड़ते हुए। मेरी बात तो सुनो। धूप में घर कैसे जाऊंगी? सनी, तुम इतने सालों बाद यहाँ? ये है तुम्हारी पसंद, ये है तुम्हारा सक्सेसफुल पति जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के आई थी। तान्या, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। एक बार अपने पापा से बात तो करके देखो, मुझे पता है वो मान जाएंगे यार। तुम अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं मानेंगे सन्नी, मुझे पता है नहीं मानेंगे। और क्या बोलूंगी मैं पापा से बात करने के लिए कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है? सन्नी, तुम्हारे खुद की कोई जॉब नहीं है, तुम्हें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगे हुए हो यार। और मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे पता भी है कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं। और अगर मैं तुम्हारी बात करूंगी, मैं क्या बोलूंगी तुम खुद बताओ मुझे। तुम्हें लगता है मेरे घर वाले कभी भी मानेंगे? अरे हर घर वाले ये चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी हो तो अच्छे घर में हो, पैसे वाला लड़का हो, हमेशा खुश रखे उसे। तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ मैं वैसे इतनी सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ये चाहूँ कि मैं शादी भी एक गरीब घर में कर लूँ। कैसे करूँ? अभी तो चलो मैं जॉब कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद, शादी के बाद कर पाऊंगी मैं ये सारी चीजें मैनेज? पर से तुम भी कुछ नहीं करते हो। मैं नहीं कर सकती घर वालों से बात यार। तान्या, मुझे कुछ समय का वक्त हो यार। मैं सब करूंगा तुम्हारे लिए यार। मैं सब लेके आऊंगा, मैं अच्छी जॉब करूंगा, तुम्हें गाड़ी लाके दूंगा, जैसी लाइफस्टाइल तुम चाहती हो मैं सब लाके। नहीं, क्या प्यार नहीं करती क्या तुम मुझसे? सन्नी, प्यार की बात नहीं है, प्यार मैं भी करती हूँ, लेकिन उस प्यार के चलते शादी तो नहीं कर सकती ना, जिंदगी भी तो काटनी है आगे। उसके लिए क्या करूंगी? कल को जब तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी करोगे तुम? अभी तो मैं अपने दम पर सारी चीजें कर रही हूँ, लेकिन कल को जब और परिवार बढ़ेगा कैसे मैनेज करोगे तुम? शादी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ अपने अकेले का नहीं देखना, मेरा भी देखना है, पूरे परिवार का भी देखना है। क्या करोगे तुम? कैसे करोगे? अरे तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते हैं यार, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ। शादी के बाद भी तुम यही चाहते हो क्या कि मैं यही सब करती रहूं? देखो बस बहुत हो गया यार, मैं इस चीज पे ना और बहस नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैंने लड़का देख लिया है और पापा ने भी हाँ कर दिया शादी के लिए। मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी, और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरी शादी हो रही है, बाय। हाँ, यही है वो। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है सन्नी। ये गलती मुझसे भी हो गई। सोचा था
अमीर लड़के से शादी करूंगी तो खुश रहूंगी। मुझे तो पता है ना कि मेरे सपने हमेशा से कितने बड़े बड़े थे। मम्मी पापा ने भी बोला कि लड़का अमीर है, खानदानी है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। और एक लड़की को इससे ज्यादा चाहिए ही क्या होता है कि उसका पति उसको खुश रखे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। पर मैं भूल गई थी कि उसके साथ प्यार और इज्जत भी तो उतनी इम्पोर्टेंट है ना। आज सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता। गलती हो गई। कभी कभी सोचती हूँ कि काश तुमसे ही शादी कर ली होती या तुम्हारे साथ ही रहती। पैसों से ना सही लेकिन प्यार से तो खुश रहती ना। शायद मेरी किस्मत में वो सब लिखा नहीं है। तो अब जो किस्मत चल रही है मैं भी उसी रास्ते पर बस चलती जा रही हूँ। तान्या मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देती इसको यार? मैं सपोर्ट करूंगा तुम, आई प्रॉमिस। कैसे छोड़ दूं? घर वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि उनकी बेटी का तलाक हो गया। उनको ये बर्दाश्त है कि बेटी रोज मार खाती है, उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, उसका पति उससे प्यार नहीं करता, रोज रोज बेइज्जती होती है। उनको ये सारी चीजें बर्दाश्त है लेकिन समाज में उनका नाम डुबाना ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं कि अगर मैंने गलती से भी कोशिश करी ना अपने पति को छोड़ने की तो जीते जी मर जाएंगे वो। अब तुम ही बताओ, जिसके सपोर्ट में उसके माँ बाप ही ना खड़े हो वो किसके लिए लड़ेगी? और मान लो मैं अपने पति को छोड़ भी दूं, कहाँ जाऊंगी मैं? घर वाले रखेंगे नहीं, समाज में कोई इज्जत होगी नहीं, तो कहाँ जाऊंगी मैं? और मेरा तो पति भी ऐसा है कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी बीवी कोई नौकरी करे। कहता है कि जब घर में सब कुछ है, अच्छा कमा रहा हूं, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। ऐसे हालात में खुद को कोसने की बजाय मैं कुछ नहीं कर सकती। गलती करी है, झेल रही हूँ। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक चल रही है ऐसी जिंदगी और मैं बस चला रही हूँ, घुटते घुटते जी रही हूँ। शायद एक दिन ऐसा हो कि किसी जिंदगी में अपनी सांसें रोक लूं, वरना तो पता नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज इतने टाइम बाद मिल रहे हो। अब तुम अपनी फैमिली के साथ आयोगे ना? तुम्हारी वाइफ कहाँ है, कैसी है वो? मैंने शादी नहीं की तान्या, हिम्मत ही नहीं हुई करने की। घर वालों ने बहुत कोशिश की कि किसी से शादी करवा दें, बहुत लड़कियों से मिला भी, लेकिन हर लड़की में तुम्हारा ही चेहरा ढूंढता था। हर पल हर जगह तुम्हें ढूंढता था। फिर अब मैं यही सोचा कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। क्यों किसी लड़की से शादी करूं और उसके बाद उसको खुश ना रखा हूं, तो क्या फायदा ऐसी शादी? तान्या, आज भले ही मेरे घर वाले मुझे कोसते हैं, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की। हमेशा तुमसे प्यार किया और जिंदगी तुमसे ही करता रहा हूँ। कहने को सब कुछ है मेरे पास तान्या, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला हूँ। मेरी गाड़ी, मेरा घर सब खाली लगता है मुझे। लेकिन एक अच्छी बात है, जब तुम्हारी याद आती है ना, तो आंखें बंद कर लेता हूँ और ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि तुम अगर यहाँ पे मेरे साथ होती तो कैसा फील करती, हमारी जिंदगी कैसी। पता मैं तो अभी तुमसे यही कहूंगा कि अगर भगवान तुम्हें एक मौका दे रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। हमारे पापा के ऊपर जितना कर्जा हुआ है मैं सब उतार दूंगा, मैं वादा करता हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है मैंने, इसी मोटिवेशन के साथ कि शायद एक दिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी, कुछ तो होगा हमारे बीच। तो आज अचानक ही तान्या, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारा पति ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम गरीब हो अमीर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ तान्या, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा।
अगर तुम चाहो तो एक मौका मुझे दे सकती हो। नहीं दे पाऊंगी मौका, नहीं छोड़ पाऊंगी अपनी इस जिंदगी को। जो भी है, जैसा भी है, बस अब यही दुनिया है मेरी। मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां और मेरी ये जिंदगी। अब और कुछ झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है हमें। चाह के भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती मैं। खैर तुम खुश रहो, मैं चलती हूँ, वरना पता नहीं घर पे क्या होगा। कोशिश करूंगी कि तुमसे कभी ना मिलूं। अपना ख्याल रखना।